हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर के देखिए, क्योंकि उसी के आधार पर आज रदरफोर्ड का हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। जो उन्होंने बताया था वही पॉइंट्स उन्होंने परमाणु मॉडल के रूप में दिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज की क्लास में कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, उसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे और उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि परमाणु एक गोला है, एक गोलाकार होता है जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10, त्रिज्या 10 की घात -10 और नाभिक की क्या आई थी, याद होगा, नाभिक की जो त्रिज्या आई थी 10 की घात -15 मीटर के ऑर्डर की थी, ठीक है, फेंटोमीटर में। और यहां बताया तथा अधिकांश भाग खोखला होता है। यह बात रदरफोर्ड ने बताई थी। जो अल्फा कण थे, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण सीधे निकल जा रहे थे और अधिकांश अल्फा कण अगर सीधे निकल जाएंगे तो उन पर कोई बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगेगा इसका मतलब कुछ है नहीं, वहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अधिकांश भाग खोखला होगा। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो परमाणु के अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण, जब 20,000 में से 2 या 1 अल्फा कण थे जो टकराए और वापस चले आए। इन अल्फा कणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉनों को अगर छोड़ दिया जाए तो वो एक ही जगह पर केंद्रित रहता है, जिसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। घनत्व तो निकालना सीखेंगे जब हम लोग नाभिक के बारे में बात करेंगे। तो घनत्व तो जो बहुत अधिक होता है उसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। इसका पॉइंट क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी परमाणु के अंदर। ये परमाणु के बारे में बात की है। तो परमाणु के अंदर अगर हम बात करें तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के बाहर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पॉजिटिव होता प्रोटॉन के ऊपर, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 0। इसका मतलब है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगला पॉइंट यहां पर मार्क करके लिखना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है, जैसे यहां पर नाभिक है और यहां पर ये कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इसके ऊपर आवेश Ze होता है, ये E होता है। तो यहां पर जो F लिखा जाता है वो mv²/r, वो किसके बराबर होता है? वो लिखा जाता है k × Ze डिवाइडेड बाई में r² के बराबर होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से मिल जाता है। ये जो पॉइंट इन्होंने बताया, इस पॉइंट के आधार पर अगर हम बात करें तो इनके ड्रॉबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। ड्रॉबैक में बात करें तो पहला ड्रॉबैक है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। जो ये पॉइंट बोला ना इन्होंने, इसको बताया था क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल ने अपने विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर, या वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के आधार पर अगर बात करें, क्लार्क मैक्सवेल ने अपने विद्युत गतिकी सिद्धांत में बताया, कहा कि अगर कोई आवेशित कण दूसरे आवेश के चारों तरफ गतिमान होता है, तो अगर यहां पर ये नाभिक है और यहां पर ये कक्षा है, तो ये है +Ze और इस पर इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर एक माइनस होता है। तो अगर ये गतिमान होगा तो देखो, मान लेते हैं v चाल से चल रहा है, तो ये चाल v यहां है, कुछ देर बाद इधर हो जाएगी, कुछ देर बाद इधर हो जाएगी, कुछ देर बाद इधर, फिर कुछ देर बाद इधर हो जाएगी। बताओ, दिशा बदल रही ना? और अगर चाल के साथ दिशा बदल रही होती तो हम कहते हैं वेग बदल रहा है। वेग परिवर्ती है और परिवर्ती वेग के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत गतिकी चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार बताया कि, लिख लो पूरा, के अनुसार बताया कि आवेशित कण के अन्य आवेशित कण
कण के चारों ओर गतिमान होने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और अगर ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो अब समझ लो ना, नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, एक आवेश दूसरे आवेश के चारों तरफ गतिमान है, ऊर्जा उत्सर्जन करेगा ना विकिरण के रूप में। तो अगर विकिरण के रूप में अगर ये ऊर्जा उत्सर्जन करेगा तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये प्लस है और यहां कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, यहां कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गतिमान होता है इस कक्षा के अंदर। तो अगर गतिमान होगा तो कुछ इसके साथ ऐसा होगा, लगातार ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे इसकी कक्षा लगातार छोटी होती चली जाएगी, कक्षा छोटी होती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे कक्षा छोटी होती चली जाएगी ये इलेक्ट्रॉन जाकर के नाभिक के अंदर गिर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खुद नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो क्या इसका स्थायित्व तो रहेगा। लेकिन हम जानते हैं परमाणु स्थायी होता है, ये सर्वविदित है, हम जानते, सभी लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब प्लस चार्ज मतलब नाभिक के चारों ओर गतिमान होता है, तो अगर हम ये पॉइंट मानकर चलें लास्ट वाला कि उसी तरह से गतिमान होता है जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह गतिमान होते हैं, तो क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार वह इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, फलस्वरूप उसकी कक्षा निरंतर छोटी हो जाएगी, अंततः वो नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमाणु को तो स्थायी होता है। इसका मतलब ये पॉइंट इनका गलत हुआ, ये इनका ड्रॉबैक था, ध्यान रखेंगे। तो लगातार ये क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो इस तरह से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होगी और इसकी कक्षा लगातार छोटी हो जाएगी, अंततः नाभिक में गिरेगा, स्थायित्व तो खत्म। ठीक है, ये पॉइंट था, गलत हुआ। दूसरा है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, तो इसको पहले बनाते हैं, उसके बाद रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। यह है परमाणु। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर जो ये भाग होता है, ये जो भाग होता है जिसको नाभिक नाम दे रहे हैं हम, रदरफोर्ड ने कहा था जो नाभिक हम कह रहे हैं ये नाभिक है अगर, तो इस केस में क्या होता है, नाभिक तो फिक्स रहता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश होता है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस, तो प्लस होता ही है, प्लस हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, मतलब इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन सब चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये लगातार इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर की तरफ, ये ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं ऐसा। अब अगर लगातार इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलेंगे जैसे यहां चल रहे हैं, उस केस में क्या होगा, कोई निश्चित थोड़ी है, जहां मन होगा वहां आए जाएंगे, तो आएंगे जाएंगे, उस केस में क्या होगा, लगातार ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं निकालेंगे, मतलब लगातार यहां से ऊर्जा विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी, और जब लगातार ऊर्जा विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी, इसका मतलब है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, तो परमाणु का स्पेक्ट्रम इस हिसाब से सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, होना चाहिए। अगर परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होगा तो उस केस में ये भी हम कह सकते हैं कि अगर परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उस केस में अलग अलग हमें तरंग दैर्घ्य ना मिलकर कई ज्यादा तरंग दैर्घ्य मिलेंगी, लेकिन हमें तरंग दैर्घ्य कुछ निश्चित ही मिलती हैं। मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन अगर जाता है, उस केस में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही तो निकलेगा तरंग दैर्घ्य, तो अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलेगी इसका मतलब वो फिक्स है, लेकिन यहां पर इसके हिसाब से तो खूब सारी निकलनी चाहिए, तो सतत होना चाहिए। परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है, असतत स्पेक्ट्रम होता है, असतत होता है। लिखना चाहो तो यहां लिख लो, परंतु असतत होता है, होना चाहिए सतत, होता असतत है। इसका मतलब जो यहां ये चल रहे हैं ना, इनकी वजह से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा फटाफट निकलनी चाहिए, लगातार अगर ऊर्जा निकलेगी तो सतत होना चाहिए, लेकिन सतत नहीं होता। इसका मतलब है कि ये परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, और अगर सतत होगा तो उनके बीच में गैप रहता, तो गैप रहता तो उस गैप को ये बता ही नहीं रहे, ये कह रहे इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं जैसे बैक्टीरिया चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं कि दूसरा प्रभाव क्या है, यहां पर इन्होंने कहा जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसमें कुछ स्पेक्ट्रमी लाइनें बनाई जाती हैं, ऐसी लाइनें बनाई जाती हैं, पतली पतली सी लाइनें होती हैं, सतत नहीं होता, ये डिस्क्रीट होता है, असतत होता है, असतत स्पेक्ट्रम है ये,
दिखाने के लिए है, कैसे बनता है वो देखेंगे हम लोग। असतत स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रमी लाइनें होती हैं ये, वही यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि इनका ये जो मॉडल था वो जीमैन तथा स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जीमैन को पहले समझते हैं कि जीमैन का मतलब क्या होता है। जीमैन का मतलब यह होता है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बना दें, चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं उनका विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? जीमैन प्रभाव कहलाता है। और अगर वैद्युत क्षेत्र लगाकर ऐसा किया जाए तो वो कहलाता है स्टार्क प्रभाव। तो यहां पर याद रखेंगे कि जीमैन का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो भी बन रही थी ना इधर ये वाली, इनको स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विभक्त करना, विभक्त करना, विभक्त करना क्या कहलाता है? जीमैन कहलाता है। स्टार्क क्या होता है फिर? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र लगाकर, लगाकर चुंबकीय क्षेत्र लगाकर, ऐसे लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र लगाकर, वैद्युत क्षेत्र लगाकर स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विभक्त करना, को विभक्त करना, विभक्त करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टार्क प्रभाव और ये कहलाता है जीमैन प्रभाव। अब इसके बारे में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कुछ भी नहीं बताता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बाकी तो चीजें बताता है कि गोलाकार होता है परमाणु, अधिकांश भाग खोखला होता है, सारा का सारा धनावेश केंद्र में रहता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसी तरह से घूमते हैं नाभिक के चारों ओर जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। यही पॉइंट गड़बड़ कर गया कि अगर सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य तथा उस ग्रह के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ गतिमान होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र जो बल होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है, कूलाम्ब बल से। तो अगर उस केस में हम यहां पर बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन क्लार्क मैक्सवेल जब उनकी थियरी आई तो उसमें क्या है, प्लांक के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि जो उत्सर्जन होता है वो सतत तो होता नहीं है। उस केस में क्या है, जब कोई आवेशित कण दूसरे आवेशित कण के सापेक्ष गतिमान होता है तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व खत्म, और परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि परमाणु स्थायी होता है। ये बात हम जानते हैं बहुत पहले से। जीमैन और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। जीमैन का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र लगाकर स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विभक्त करना, वैद्युत क्षेत्र लगाकर के स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विभक्त करना, यह होता है स्टार्क प्रभाव। इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया था, इसकी व्याख्या करने में असफल रहा, असफल रहा। ये जो मॉडल था इसकी व्याख्या करने में असफल रहा, मतलब रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कैसे विभक्त होती हैं, और इस बात को यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये सतत नहीं होता है, असतत होता है। इन्होंने बताया जिस हिसाब से उस हिसाब से ये सतत होता है, लेकिन सतत होता नहीं है। और हम लोगों ने पहले भी देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव में, रेडिएशन में, जब प्लांक ने एक्सप्लेन किया था उन्होंने कहा था जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो सतत नहीं होते, असतत होते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि स्थायित्व क्लार्क मैक्सवेल ने जो कमी निकाली थी वो कमी यहां पर लिखी गई। यहां पर इसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, याद रखेंगे। ये रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला था, जो कैलकुलेशन की थी उसी के आधार पर ये अपना मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के पश्चात ये मॉडल दिया था। इस मॉडल के ये मेन पॉइंट्स थे, इसकी कमियां क्या थी, आई थिंक सारी चीजें पता चली होंगी। तो यहां पर ये कमियां लिखी गई हैं, इन कमियों को याद रखेंगे। यहां पर पहली कमी लिखी गई थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी कमी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। उसके बाद में यहां पर लिखा कि जीमैन और स्टार्क प्रभाव की यह व्याख्या नहीं कर सकता। तो यह क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक सेपरेट टॉपिक है, उसे याद रखेंगे। मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखना है। अगर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आता है तो इसको हम बहुत इजीली लिख पाएंगे पेपर के अंदर। तो इसको कैसे कैसे लिखना है वो सारा पॉइंट यहां पर दिया गया है। ये पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको एक एक करके पढ़ लेना और लिख लेना है।
अगली क्लास में हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के साथ बात करेंगे। बोर का परमाणु मॉडल क्या था, उनकी हाइपोथेसिस क्या थी, बोर्ड ने इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इनको नोट करें। मिलेंगे अगली क्लास में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद बोर के परमाणु मॉडल के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।